नमस्कार। अब हम लोग आज फिर से बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे। आज मैं उसी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का जिक्र करने जा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट में वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों से क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में यूनिट सेकेंड में कार्नोट साइकिल के बारे में। सर, कार्नोट साइकिल के डेरिवेशन 4 स्टेप में है और 4 स्टेप में जो डेरिवेशन है आपको बताया गया था। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था, क्या इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए मशीन विच कैन कन्वर्ट द ऑल द इन हीट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यह संभव नहीं है, यह संभव है कोई ऐसी मशीन बना देना जो मशीन पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। इस बात की जांच, इस बात का डेरिवेशन, इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कार्नोट साहब ने। कार्नोट साहब ने इस बात को प्रूव किया कि सर टोटल हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और उसी मैं कार्नोट को उस डेरिवेशन को वर्क डन की डेरिवेशन को प्रूव कराया था 4 स्टेप में। वही डेरिवेशन आपको प्रूव कर रहा है। कार्नोट साइकिल के बाद हम लोग कार्नोट थ्योरम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? कार्नोट थ्योरम का। कार्नोट थ्योरम में भी मैंने आपको कार्नोट साइकिल से रिलेटेड एफिशिएंसी की बात किया था। फिर उसके बाद एग्जाम में कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन आएगा। कार्नोट थ्योरम पे 60 नोट्स आता है। कार्नोट थ्योरम के बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिहाज से मैंने आपको पढ़ाया है इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, और यहां पे ईटा के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया था। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको फार्मूला पढ़ाया गया था, ईटा इज इक्वल टू W/Q2। याद करिए इस फार्मूले को। इसके अलावा मैंने फार्मूला पढ़ाया था ईटा इज इक्वल टू T2 - T1/T2। आपको ये फार्मूला भी पढ़ाया गया था। तो याद करिए दोस्तों, आपको अगर सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर मालूम हो तो ईटा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। और मैंने वहां पे बहुत विस्तृत रूप से बताया है ईटा की वैल्यू कभी 100% नहीं होती क्योंकि वैल्यू 1 नहीं होती। अगर ईटा की वैल्यू 100% करना चाहते हैं तो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है। और दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। हम लोग -1 -2 पे तो हम लोग हड्डी कांप जाती है। -273 डिग्री सेल्सियस पे हम कोई काम कर पाएंगे क्या? तो इसका मतलब इफिशिएंसी की वैल्यू, ईटा की वैल्यू कभी 100% नहीं होती क्योंकि 1 नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर -273 नहीं होता है ना बेटा। ये सब बहुत विस्तृत रूप से मैंने बात किया था क्लास में, है ना। अब यही इंपॉर्टेंट है इफिशिएंसी। तो मैंने कहा कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन आएगा, कार्नोट थ्योरम पे 60 नोट्स आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पे, और इसको भी कराया, इसका वीडियो भी बनाया है। आप वीडियो को भी चाहे तो आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो सब पढ़ाया है। इसके अलावा सर, इसके अलावा हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा? सर, हम लोगों से क्वेश्चन फिर एंट्रोपी पे पूछेगा। एंट्रोपी के वहां पे एंट्रोपी का पहली बार डेफिनेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी का फार्मूला बताओ। एंट्रोपी के डेफिनेशन के बाद एंट्रोपी का डेरिवेशन पूछेगा, अलग अलग कंडीशन देगा। मैंने आपको तमाम कंडीशन में पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया है डेरिवेशन ऑफ एंट्रोपी एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब चेंज होना। एंट्रोपी मैंने कहा है जब यहां पे व्हेन जब टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल्स होगा। क्या होगा बेटा? वेरिएबल्स। वो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। अब उसके अलावा टेम्परेचर वॉल्यूम के अलावा मैंने आपको एक डेरिवेशन और करवाया था, शायद याद होगा आपको। टेम्परेचर वॉल्यूम के अलावा मैंने कहा था टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल्स करके भी डेरिवेशन आता है। तो एंट्रोपी के दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में या तो टेम्परेचर वॉल्यूम और वेरिएबल्स करके डेरिवेशन पूछेगा एंट्रोपी का,
या तो टेम्परेचर प्रेशर करके वेरिएबल। अब ये मत कहो कि डेरिवेशन करिए, ये डेरिवेशन कराया है क्लास में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में जरूर आएगा। इसके अलावा हम लोगों से क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी पूछेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं आप कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि सॉलिड जिस समय लिक्विड में कन्वर्ट होगी एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा, घटेगी कि बढ़ेगी। लिक्विड जिस समय गैस में चेंज होगी एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा, घटेगी कि बढ़ेगी। गैस जिस समय लिक्विड में चेंज होगा उस समय क्या असर पड़ेगा। मैंने उसी को आपको पढ़ाया है मेल्टिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन के प्रोसेस के आधार पे। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर कोई रॉड को, कोई छड़ को गर्म करिए, गर्म करने के बाद एक सिरा गर्म होने के बाद दूसरा सिरा भी ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तो ये दूसरा सिरा सर जब ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है तो उसमें एंट्रोपी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। हाई लेवल के मॉलिक्यूल को लो लेवल से चेंज कर दिए, हाई लेवल का पानी से लो लेवल का पानी से कनेक्ट करिए, हाई लेवल का पानी लो लेवल की तरफ आता है तो उस समय से एंट्रोपी पे क्या असर पड़ता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी में ये सारी बातें मैंने कर रखा है ना बेटा। कोई गैस सिलेंडर लीक हो रहा है तो गैस सिलेंडर लीक होने के बाद गैस मॉलिक्यूल सिलेंडर से पूरे रूम में, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, उसमें एंट्रोपी पे क्या असर पड़ता है। तो ये सारी एंट्रोपी के फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको याद करने हैं क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है। उसके अलावा एंट्रोपी पे मैंने कहा डेफिनेशन पूछेगा, मैंने कहा एंट्रोपी पे डेरिवेशन पूछेगा जब टेम्परेचर वॉल्यूम वेरिएबल हो, जब टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल हो। फिर मैंने कहा फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछेगा और फिर मैं कह रहा हूं कि आपको एंट्रोपी पे न्यूमेरिकल भी पूछेगा। एंट्रोपी पे क्या पूछेगा बेटा, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स ऑफ एंट्रोपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने टॉपिक जो न्यूमेरिकल्स ऑफ एंट्रोपी है इसके लिए वीडियो बनाया है। अब उस वीडियो से भी एंट्रोपी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जितने क्वेश्चन मैंने वीडियो में बनाए वही एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपसे, मैं पक्का बता रहा हूं, पूरा विश्वास करके जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा सर और बताइए क्या क्वेश्चन में पूछेगा हमसे। इसके अलावा सर बेटा आपसे हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन, वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन, वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन। आपको वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन मैंने वहां पे कैपिटल ए के द्वारा डिनोट किया था। किसके द्वारा डिनोट किया था, कैपिटल ए के द्वारा। वो आपसे हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन पूछेगा और यहाँ पे फंक्शन विथ कहाँ पे पूछेगा हमसे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल्स। कहेगा जिस समय हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन की वैल्यू बताओ, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला बताओ जब टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाया है, डेरिवेशन उसको तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन के अलावा सर हम लोगों से वैल्यू पूछेगा वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन टेम्परेचर वॉल्यूम वेरिएबल से पूछेगा और गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर प्रेशर पे। ये डेरिवेशन भी आपको कराया, गिब्स फ्री एनर्जी कैपिटल जी से डिनोट किया था। तो हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फ्री एनर्जी दोनों का डेरिवेशन आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने एक कॉमन डेरिवेशन करवाया आपको। क्या कॉमन करवाया है सर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है। उस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के डेरिवेशन को भी तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बीएससी थर्ड ईयर में जाओगे तो इसी के आधार पे नस्ट थ्योरम पढ़ोगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के आधार पे नस्ट थ्योरम पढ़ोगे उसी के, और उसी के आधार पे बीएससी थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे। अभी तुम सेकेंड पढ़ रहे हो, आगे चल के क्या पढ़ोगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी इक्वेशन के आधार पे पढ़ेंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना बेटा। इसके अलावा सर और क्या पढ़ेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे लीच चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था
कहा सर लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल का मतलब हिंदी में बोलते हैं लासा तेलिए का सिद्धांत। और लासा तेलिए का सिद्धांत लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल को कहते हैं। आपको पढ़ाया गया था साम्यावस्था पे ताप दाब सांद्र का परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसित हो जाती है जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता है। ऑन इक्विलिब्रियम when temperature, pressure or concentration are changes, then equilibrium shift in that direction where their effect is neutralized। इक्विलिब्रियम उस दिशा में भागने लगती है जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव नष्ट या खत्म होता है। ये लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। मैंने टेम्परेचर का भी इफेक्ट पढ़ाया है कि टेम्परेचर का प्रभाव एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। फिर मैंने प्रेशर का भी इफेक्ट पढ़ाया है कि फॉरवर्ड जाने के लिए मैंने पढ़ाया है आपको कि बेटा अगर प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम कम होता है। पढ़ाया इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम कम होता है, लेस होता है, उधर प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम भागती है। ठीक है। और कंसंट्रेशन तो मैंने बताया था, रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन आप अगर रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल की डेफिनेशन पूछेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पूछेगा, प्रेशर का इफेक्ट पूछेगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पूछेगा। और इसके अलावा थोड़ा क्वेश्चन पेपर को टफ बनाएगा तो वो इसके एप्लीकेशन पूछेगा। क्या पूछेगा हमसे? सर हम लोगों से कहेगा लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बता दो। एप्लीकेशन किस पर लागू करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड 2SO2 + O2 2SO3 वाला रिएक्शन। उसके बाद मैंने पढ़ाया है N2O2 से N2O4 कैसे बनता है, उस पर लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल कैसे लागू होगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो इस लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल लासा तेलिए में टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर मैंने पढ़ाया कि वाटर जिस समय गैस में कन्वर्ट होगी, वेपोराइजेशन होगा, उस समय टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब चेंज होगा। ये सारी बातें आपको बता रखी है ना बेटा, वो वहां पे पढ़ा रखी है तो उसको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट जो यूनिट सेकेंड में पूछी जाएगी वो आपसे पूछेगा क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने आपको डेरिवेशन कराया है, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन एग्जाम में 100% आएगा, समझ रहे हो ना बात को। लीस्ट स्टेटस प्रिंसिपल में तो 60 नोट्स आता है, लेकिन इस पर डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यूनिट सेकेंड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कार्नोट साइकिल से स्टार्ट किया था और क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पे समाप्त कर दिया। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में जितनी बातें मैंने बताया उसको तैयार कर डालिए और जितने न्यूमेरिकल टॉपिक हैं सब पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। थ्योरी मैंने क्लास में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया है, नोट्स आपके पास मौजूद है। आप पढ़िए, एग्जाम में निश्चित रूप से टॉप करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।